Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily The Hindu and Indian Express news and editorial analysis of 13th of July 2022. तो गाइज आज है तारीख 13 जुलाई 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है न्योरा वैली नेशनल पार्क को। कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन ये बोलता है कि जो हमारे संविधान के अंदर 9th शेड्यूल है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से प्राइम मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। ऑप्शन ए बोलता है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और देखते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल को। देखो जो थंबनेल में आर्टिकल के बारे में मैंने मेंशन किया है, उसके बारे में आज के इस न्यूज़पेपर के अंदर एक छोटी सी न्यूज़ को कवर किया गया है। तो नेशनल एम्बलम को लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखो, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपको पता है कि हमारे पीएम मोदी के थ्रू रिसेंटली पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसके ऊपर नेशनल एम्बलम को अनवील किया गया है। तो एक नया नेशनल एम्बलम को अनवील किया गया, उसका पिक्चर आपको ये देखने को मिलेगा। मैं फिर से यहाँ पे सही से मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सको। ये वाला जो नेशनल एम्बलम है और ये वाला जो नेशनल एम्बलम है, ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। ये दोनों नेशनल एम्बलम एक ही है, मतलब कि इनकी ये पिक्चर आपको देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो नेशनल एम्बलम है इसको अभी के टाइम पर जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है उसके ऊपर अनवील किया गया। लेकिन जो आपको ओरिजिनल वाला देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे ही यहाँ पे इसको अनवील किया गया उसके बाद से लगातार एक कंट्रोवर्सी चालू हो चुकी है। जो ओपोजिशन पार्टी है, ओपोजिशन पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि जब आप लोग यहाँ पे ओरिजिनल वाले नेशनल एम्बलम को देखते हो तो यहाँ पे आप फेस देखोगे, फेस थोड़ा काम सा लग रहा है, यानी कि शांत सा लग रहा है। लेकिन जब आप लोग एक नए वाले नेशनल एम्बलम को देखोगे जो कि अभी के टाइम पर पार्लियामेंट के बिल्डिंग के ऊपर अनवील किया गया, तो ये जो चेहरा है लायन का वो काफ़ी एग्रेसिव लग रहा है, काफ़ी गुस्से वाला लग रहा है, जो कि यहाँ पे एक एग्रेशन को दर्शा रहा है।
तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोली गई। लगातार ये मामला ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, ये दोनों एम्बलम आप देखोगे, नीचे से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से लगता है, यानी जबड़ा जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो कहना यह है कि जो नया वाला एम्बलम है वो काफ़ी एग्रेसिव है, एग्रेसिवनेस को दिखा रहा है, गुस्से को दिखा रहा है, हेट को दिखा रहा है, वॉयलेंस को दिखा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर लगातार ये नेशनल एम्बलम चर्चा में बना हुआ है। उसके साथ साथ दो तीन बातें और बोली जा रही हैं। पहली बात तो मैंने आप लोगों को समझा दी कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पे मेंशन किया गया। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, ओपोजिशन पार्टी का कहना है कि देखो, जब इस नेशनल एम्बलम को अनवील किया गया तो वहाँ पे जो पूजा वगैरह की गई है वो बिल्कुल जैसे कि हिंदूज रिलीजियस के अंदर यहाँ पे जो पूजा होती है वैसे की गई है। ठीक है, हिंदू रिलीजन के हिसाब से की गई है, जो कि सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में है। अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, जो पूजा वगैरह हो रही थी उसके बारे में चर्चा की गई। देन उसके बाद में एक और पॉइंट यहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज़ के थ्रू उठाया गया है। वो ये उठाया गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये जो नेशनल एम्बलम है इसको अनवील नहीं करना चाहिए था। अगर यहाँ पे नेशनल एम्बलम को अनवील करना ही था तो या तो लोकसभा के स्पीकर होते, या राज्यसभा के चेयरमैन होते, या फिर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट हो सकते थे। इसके अलावा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को अनवील नहीं करना चाहिए था, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं। ये तीसरा कंसर्न उठाया गया। चौथी बात क्या बोली जा रही है कि जब आपने यहाँ पे नेशनल एम्बलम को अनवील किया तो आपने किसी भी ओपोजिशन पार्टी के लीडर को वहाँ पे नहीं बुलाया हुआ है। तो ये चीज़ें यहाँ पे 4 पॉइंट्स जो हैं वो लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। इन 4 पॉइंट्स को लेकर इस पर्टिकुलर नेशनल एम्बलम को देखते हुए एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस पूरे मामले को समझ लिया है। तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो जिसके बेसिस पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं कुछ फैक्ट्स के ऊपर। देखो, आर्टिकल में जो भी बातें मेंशन की गई हैं ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स कौन कौन हैं, जिनका क्या क्या कहना है, वो भी स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं। लेकिन अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो नेशनल एम्बलम को लेकर आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया जो है ये आप कह सकते हो इंडिया के एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। आखिरकार हमने इस नेशनल एम्बलम को एडॉप्ट कहाँ से किया, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप कह सकते हो इसको हमने एडॉप्ट किया है जो लायन कैपिटल ऑफ अशोका पिलर है उत्तर प्रदेश के अंदर सारनाथ में, वहाँ से बेसिकली यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्कल्पचर को एडॉप्ट किया गया। देन उसके बाद में इंडिया ने ये जो नेशनल एम्बलम है इसको अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 के अंदर। तो आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये तारीख ध्यान में रखना। साथ ही साथ में जो इंडिया का नेशनल एम्बलम है इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है सत्यमेव जयते या फिर ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशन बन सकती हैं, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है। अब देखो, नेशनल एम्बलम पर आप लोग को जो ये लायन दिख रहा है, एशियाटिक लायन देखने को मिल रहा होगा। ये 4 लायंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन अब जब नीचे देखोगे तो एक चक्रा भी देखने को मिलेगा। उसके बराबर में यहाँ पे 4 और जानवर बने हुए हैं, और वो 4 अलग अलग जानवर कौन कौन से हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसमें है एक है एशियाटिक लायन, देन एलिफेंट, देन बुल, देन उसके बाद हॉर्स। ये आपको 4 अलग से जानवर इस पे देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद में एक और लास्ट और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया को किसने डिज़ाइन किया है, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो डिज़ाइन करने वाले यहाँ पे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दीनानाथ भार्गवा। तो इन्होंने यहाँ पर स्केच किया है इस इंडिया के नेशनल एम्बलम को। आई होप आपको एक रिगार्डिंग इसके पूरी अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। ये छोटी सी बातें हैं जिसको ध्यान में रख सकते हो और आपसे यहाँ पर आराम से क्वेश्चन बन सकता है। देन आगे नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना यार। जो हमारा टारगेट है उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। आज का डिस्कशन भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज़ वगैरह आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, देखो एक छोटी सी बात है, बीच में थोड़ा सा टाइम लेता हूँ मैं आपको ये बात बताने के लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो ये है कि डेली बेसिस पर इस चैनल पर 2 वीडियोज़ अपलोड होते हैं। ये तो द हिंदू का वीडियो होता है, आपको पता है। इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस और भी वेरियस सोर्सेज को मैं ऐड कर चुका हूँ। लेकिन इस द हिंदू के अलावा शाम को, रोज़ शाम को 8 बजे एक और वीडियो अपलोड होता है डेली करंट अफेयर के नाम से। उसके अंदर करंट अफेयर नहीं है, उसके अंदर MCQs यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो डेली बेसिस पर यहाँ पे आपसे MCQs को सॉल्व करवाया जाता है, जो कि प्रीलिम्स पैटर्न के ऊपर बेस्ड है।
जैसे प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही एमसीक्यूज़ तैयार किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो डेली बेसिस पर आप सुबह वाला वीडियो देखो और शाम की साथ में हम लोग एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो शाम वाले वीडियो में छोटा सा वीडियो हो रहा है, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। रोज़ाना हम लोग कुछ ना कुछ नया वहाँ पर सीख रहे हैं। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। देन फ्रंट पेज पर एक छोटी सी न्यूज़ है, एक अपडेट है, ज़्यादा कोई यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट आने वाले टाइम पर हो सकती है। देखो आपको पता है श्रीलंका के अंदर क्या हालात हैं, कुछ दिन पहले मैंने डिटेल से डिस्कस किए थे, उसी को लेकर एक छोटा सा अपडेट है। जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, कौन, गोतबाया राजपक्सा, तो ये देश छोड़कर निकल रहे थे, श्रीलंका छोड़कर निकल रहे थे क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए। आपने देखा कि प्रेसिडेंट के घर में लोग घुसे पड़े हैं, लोगों ने खूब प्रोटेस्ट किया। अब यहाँ पे ये देश छोड़कर निकल रहे थे क्योंकि रिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे यूएस ने इनके वीज़ा रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, तो अभी मामला यहाँ पर थम गया है। तो ये एक छोटी सी इशू देखने को मिल रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, तो अलग से पढ़ने की इसको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पर। जो नेक्स्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है इन्फ्लेशन को लेकर, यानी महंगाई को लेकर। अब क्या न्यूज़ निकल कर आती है समझते हैं। देखो क्या हुआ है, इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है जून के महीने का, वो थोड़ा सा कम हुआ। थोड़ा सा कम हुआ का मतलब है महंगाई हल्की सी यहाँ पे डाउन होती हुई नज़र आई है। तो देखोगे मई के महीने में लगभग ये 7.04% के आसपास था, जून के महीने में ये 7.01% के आसपास हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिप देखने को मिला है, ठीक है ना। किसके अंदर, रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर। क्या होता है रिटेल इन्फ्लेशन, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम लोग इस इन्फ्लेशन को देखते हैं तो आप देखोगे गांव के अंदर और शहर के अंदर को लेकर भी एक कंपैरिजन किया गया है। रूरल इन्फ्लेशन को जब आप देखोगे तो गांव के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, 7.09% के आसपास है। और आपको देखने को मिलेगा जब आप शहर की बात करोगे तो वहाँ पे 6.92% के आसपास है। ऐसा खुद यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू बताया गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे एक छोटा सा पैरा आपको ये देखने को मिलेगा, ये वाला। क्या होता है, आरबीआई ने एक टारगेट सेट कर रखा है। अब सर वो टारगेट क्या है, वो टारगेट ये है कि जो महंगाई है वो यहाँ पे 4+-2 की कैटेगरी में रहेगी। अब ये 4+-2 क्या होता है, मतलब जो महंगाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो सकती है और कम से कम यहाँ पर 2% हो सकती है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दोनों में यहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, दोनों में ही हमारी इकोनॉमी के लिए आप कह सकते हो खतरा देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई है वो लगभग 6% से ज़्यादा चल रही है। आपने देखा कि अभी भी जो जून के महीने का डेटा है, क्योंकि अभी जून का मंथ निकला है, तो जून के महीने में भी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो 7.01% के आसपास है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारा 6% का हमने टारगेट रख रखा है कि इससे ज़्यादा महंगाई नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा महंगाई पहुंच चुकी है, ठीक है ना। और 6 महीने से लगातार ऐसी कहानी चल रही है। तो महंगाई अभी भी कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक उच्च स्तर पर देखने को मिल रही है, जिसमें वेजिटेबल्स के प्राइसेस हो गए, वेजिटेबल्स में टोमेटो हो गया, मिल्क, क्लॉथिंग, फुटवेयर, उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सर्विसेज हो गई, एडिबल ऑयल्स हो गए, फ्यूल हो गया, इन सब के प्राइसेस लगातार इंक्रीज़ हुए हैं। वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये नहीं पूछा जाएगा किस किस चीज़ के प्राइस बढ़े हैं, किस किस चीज़ के प्राइस नहीं बढ़े हैं। तो आपका एक और क्वेश्चन होगा, क्या ये पूछा जाएगा कि कौन से मंथ में इन्फ्लेशन बढ़ा है, कम हुआ है? ऐसा भी कुछ नहीं पूछने वाले, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर महीने डेटा चेंज हो जाता है, ठीक है। कभी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कभी महीने यहाँ पे कम हो रहा है, तो हर महीने यहाँ पे डेटा चेंज होता रहता है। तो इस डेटा के ऊपर भी फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है इन्फ्लेशन के बारे में, आखिरकार इन्फ्लेशन क्या होता है। क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इन्फ्लेशन के संबंध में पूछे हैं। अभी आपको मैं वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो जब हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन की, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं, वो बेसिकली इन्फ्लेशन की कैटेगरी के अंदर आता है। अब डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन तो हो गया महंगाई, डिफ्लेशन मतलब यहाँ पे सस्ता हो जाना, या फिर आप कह सकते हो जो हमारी चीज़ें वो माइनस में चले जाना, उसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसा भी 7% और ये सब है, तो जब ये माइनस में चले जाएगा तो उसको हम लोग यहाँ पर डिफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है। तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू, और इसके लिए यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये बेसिकली महंगाई को मेजर करता है। अब महंगाई को मेजर किया जाता है दो प्रकार से, WPI और CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स
और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन दो तरीके से यहाँ पर महंगाई को मेजर किया जाता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आखिरकार यहाँ पर ये चीज़ें क्या होती हैं। अभी देखो, हम लोग पहले कवर करते हैं WPI और CPI को कि ये एग्जैक्टली क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं CPI की, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसको रिलीज़ कौन करता है? तो इसको रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहला क्वेश्चन जो कि आपको ध्यान रखना है, बन भी सकता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर क्या होता है? देखो, ये क्या करता है ना कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम लोग सामान का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन चीज़ों का हम लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डेली बेसिस पर यूज़ में आ रही हैं, है ना। हम डेली इनको कंज्यूम कर रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं। तो जब इन चीज़ों के प्राइस के अंदर चेंजेस आएंगे, तो उस प्राइस का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। तो CPI क्या कैलकुलेट करता है? जो भी हम लोग यहाँ पे आप कह सकते हो कि डेली बेसिस पर कमोडिटीज़ और सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनके अंदर प्राइसेस के अंदर चेंजेस आएगा तो उसको यहाँ पे CPI कैलकुलेट करता है। तो ये तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भी 4 प्रकार होते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर, और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा CPI फॉर रूरल लेबरर, एंड देन CPI रूरल अर्बन कंबाइंड। ये 4 प्रकार के आपको ये देखने को मिल जाते हैं। बाकी CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 देखने को मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इस CPI के डेटा को इस्तेमाल करती है ताकि हम लोग महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। ये क्लियर हो गया। तो ये तो बात हो गई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, जहाँ पे कंज्यूमर जो सामान को यूज़ कर रहे हैं उस सामान के प्राइसेस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। अब बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो आपको नाम से ही पता चल चुका होगा, होलसेल मतलब जब हम लोग सामान को बल्क में लेते हैं, इकट्ठा बहुत सारा सामान लिया जाता है, जब उसका व्यापार किया जाता है, तो उस बल्क के अंदर जो सामान के प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको पब्लिश करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, लेकिन यहाँ पे जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है इसको कौन मेजर करता है, इसको कौन पब्लिश करता है? इसको पब्लिश करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पे फैक्चुअल सा डेटा है जो कि आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो CPI WPI ये दोनों ही आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो महंगाई बढ़ रही है इसके पीछे कई सारे कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है या फिर सप्लाई कम रहती है तो फिर उससे भी महंगाई बढ़ जाती है। तो ये रीज़न्स आपको पता है, काफ़ी बार मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं कि मतलब देखो, एक होता है महंगाई क्यों बढ़ रही है। पहला कारण क्या है? पहला कारण ये देखने को मिलता है कि किसी चीज़ की डिमांड जो है बहुत बढ़ जाए। अब डिमांड बढ़ जाए, उसकी सप्लाई बहुत कम है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। दूसरा आपको कारण देखने को मिलता है जब प्रोडक्शन के अंदर ही दाम बढ़ जाए, यानी कि चीज़ पहले बन रही थी 10 रुपये की, अब वो बन रही है 12 रुपये की। तो पहले 10 रुपये बनकर मार्केट में सस्ती उतर रही थी, सस्ते दाम में। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, उसके प्रोडक्शन के ऊपर 12 रुपये खर्चे जा रहे हैं तो वो मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा बेचा जाएगा। तो उस समय पर भी आप देख पाओगे जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। अब एक UPSC ने क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था, हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं। 2011 का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है और बहुत आराम से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विद, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किसके साथ में आप कह सकते हो कि एसोसिएट करती है? ऑप्शन ए डिफ्लेशन, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन, या फिर ऑप्शन डी हाइपर इन्फ्लेशन। तो ज़रा एक लॉजिकल आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग देना, इसका करेक्ट आंसर क्या है, और करेक्ट आंसर के साथ में रीज़न भी लिखना है कि हाँ, अगर डिफ्लेशन करेक्ट आंसर है तो वो क्यों है, इन्फ्लेशन करेक्ट आंसर है तो वो क्यों है, उसका रीज़न भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे बात की गई है, पुलिस ने लगभग 75 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन को सीज़ किया है मुंद्रा पोर्ट से। तो आप कहोगे क्या बकवास करो सर, ये क्या पढ़ा रहे हो, ये काम की है? बिल्कुल काम की न्यूज़ है। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग अपने मेंस और प्रीलिम्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मुंद्रा पोर्ट पिछले साल से, या फिर आप कह सकते हो हमेशा से चर्चा में ही रहा है। किस चीज़ को लेकर? ड्रग्स को लेकर। कभी हेरोइन पकड़ी गई है, कभी क्या पकड़ा गया है। तो यहाँ पे अभी देखोगे पुलिस ने 75 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन को जब्त किया। तो आर्टिकल का इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है
बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन जो ये ड्रग्स हैं ना, ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो ड्रग्स और इंडिया का क्या कनेक्शन, मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। इंडिया के अंदर ड्रग्स को लेकर क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, प्लस इसमें कुछ फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चाहो तो आप लोग नोट्स को तैयार कर लेना, अदरवाइज़ ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है पीडीएफ की फॉर्म में। तो इंडिया के अंदर ड्रग्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि हाँ ड्रग्स के केसेस क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो इंडिया के अंदर वो यूथ है वो ड्रग्स की चपेट में क्यों आ रहा है। नंबर वन रीज़न, सबसे पहला रीज़न यह है कि इंडिया एक सैंडविच बना हुआ है दो देशों के बीच में, मतलब दो ग्रुप्स के बीच में। तो दो ग्रुप्स के बीच में इंडिया आता है, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एक सैंडविच वाली कैटेगरी के अंदर फंसा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक ग्रुप आता है गोल्डन ट्रायंगल और एक आता है गोल्डन क्रीसेंट। तो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच में इंडिया जो है वो फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ग्रुप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे अफीम का प्रोडक्शन, ओपियम का प्रोडक्शन, अफीम हो गया, चरस गांजा का प्रोडक्शन, यानी ड्रग्स का प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। तो इंडिया इन कंट्रीज़ के बीच में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो भारत के अंदर भी जो है ड्रग्स है वो आता है और ड्रग्स की तस्करी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन यह है कि गोल्डन ट्रायंगल जैसा आपने बोला और गोल्डन क्रीसेंट आपने बोला, ये ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स का मतलब इसमें कुछ कंट्रीज़ होंगी, बिल्कुल सही बात है। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कितनी कंट्रीज़ हैं? गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आपको 4 देश देखने को मिलेंगे, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। गोल्डन क्रीसेंट के अंदर आपको 3 देश देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो गोल्डन क्रीसेंट तो इधर हो गया, गोल्डन ट्रायंगल इधर हो गया, बीच में यहाँ पर इंडिया आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो इधर से ड्रग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इधर से ड्रग्स का प्रोडक्शन हो रहा है और इंडिया के अंदर भी सप्लाई सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो इंडिया एक सैंडविच कैटेगरी में है। अच्छा, ये हमारे पास पिक्चर है, इस पिक्चर में आप लोग समझ सकते हो। तो ये गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे ये सारे देश हो गए जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये 4 देश हो गए। इधर ये गोल्डन क्रीसेंट वाला एरिया हो गया, यहाँ पे ये 4 देश हो गए और बीच में आ जाता है इंडिया, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो मैप के थ्रू हमने कवर कर लिया है। बाकी मैं आपको बता दूं मुंद्रा पोर्ट की कहानी। तो मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, आपको ये देखने को मिलेगा, ये है मुंद्रा पोर्ट। यहीं से अभी ये हेरोइन को सीज़ किया गया है, ड्रग्स को सीज़ किया गया है, ठीक है ना। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात, मुंद्रा पोर्ट हमेशा चर्चा में रहा है। आप देखोगे दिल्ली के अंदर, दिल्ली और नोएडा को लेकर, ऑफ केरला कोस्ट को लेकर, मतलब काफ़ी सारी जगह पे ड्रग्स को जब्त किया गया। और ड्रग्स को जब जब्त किया गया है इंडिया के अलग अलग हिस्सों में, तो वहाँ पे जब पूछताछ करी गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो पता चला कि वो जो ड्रग्स है वो डायरेक्ट मुंद्रा पोर्ट पे आ रहा है। तो मुंद्रा पोर्ट इस वजह से चर्चा में है, तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे आते हैं। तो ये तो कहानी हो गई यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट की। अब उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डेटा देखो, एक रिपोर्ट आती है मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के थ्रू साल 2019 में। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया कि देखो जो अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। अल्कोहल एक सबसे ज़्यादा एब्यूज सब्सटेंस है इंडिया के अंदर में। लगभग 5 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो इंडियंस हैं वो यहाँ पे आप कह सकते हो कैनबीज, ओपियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो ये अफीम वगैरह होता है, इन ड्रग्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पे इस सर्वे के अंदर बताया गया। ये सर्वे मतलब जो डेटा दिया गया है सर्वे के अंदर वो लगभग 2018 का है। अभी हम 2022 के अंदर हैं, तो आप कह सकते हो जो डेटा है वो काफ़ी और बढ़ चुका होगा और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इस ड्रग्स की चपेट में होंगे। देन इसी सर्वे के थ्रू एक चीज़ और बताई गई, एस्टिमेटेड है कि लगभग 8.5 लाख के आसपास जो पीपल हैं वो यहाँ पे ड्रग्स को इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर में। तो ये भी केस देखने को मिल रहा है। अब सबसे ज़्यादा जो केस निकल कर आ रहे हैं इस प्रकार के, वो आपको पंजाब, असम, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम और उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा केसेस जो ड्रग्स के निकल कर आ रहे हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं। फिर उसके बाद में बताया गया लगभग जो ज़्यादातर केसेस है वो यहाँ पे वही आ रहे हैं अफ़ीम के, कि अफ़ीम का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादातर किया जा रहा है। देन उसके बाद में बताया गया कि जब हम लोग बात करते हैं बच्चों की, तो बहुत सारे बच्चे भी करंट टाइम पे अल्कोहल कंजम्पशन की चपेट में हैं। तो बच्चों का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है ये भी यहाँ पे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश से कवर होता है, उसके बाद पंजाब से भी कवर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहे हैं या शराब से एडिक्टेड हैं, तो वो भी पंजाब, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना।
आगे आते हैं। अब उसके बाद ये जो ड्रग्स का कंजम्पशन हो रहा है, इसका एडिक्शन है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात, इससे काफ़ी सारी अनइंटेंशनल इंजरीज़ हो सकती हैं। नहीं चाहते कि हमें इंजरी हो, लेकिन फिर भी हो सकती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। अब नशे में होगा इंसान तो ऑब्वियस सी बात है घरेलू हिंसा बढ़ेगी। उसके बाद में मेडिकल प्रॉब्लम्स और डेथ तक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। देन उसके बाद में उस व्यक्ति का जितना ही पोटेंशियल है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप जो है उसके फ्रेंड्स के साथ में, फैमिलीज़ के साथ में, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होने लगती हैं। देन उसके बाद में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने लगता है। देन आप कह सकते हो कि साथ ही साथ में ये जो ड्रग अब्यूज़ है वो डायरेक्टली उस व्यक्ति के हेल्थ को, उसके सिक्योरिटी को, डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे बुरी तरह से अफेक्ट करता है। आप अगर देखोगे तो अगर कोई ज़्यादा ड्रग का कंजम्पशन करता है तो ज़्यादा ड्रग के कंजम्पशन की वजह से जो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको भी यहाँ पे एक बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो ड्रग डिपेंडेंस होते हैं उनके अंदर आप कह सकते हो एक होपलेसनेस देखने को मिलता है। और वो लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको ड्रग्स वगैरह ना मिले तो कोई क्राइम भी कर सकते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ड्रग्स एडिक्शन वाले लोगों के साथ में। देन और क्या बताया गया, और बताया गया कि देखो, अब यहाँ पे अगर इस ड्रग्स के बढ़ते हुए जो प्रॉब्लम है इसको अगर टैकल करना है तो इसको टैकल करने में बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ फेस कर रहे हैं। हमने कोशिश तो करी कि इस ड्रग्स से कंजम्पशन को रोक सकें, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं हमारे रास्ते में। सबसे पहली दिक्कत आपको क्या देखने को मिलेगी, लीगली अवेलेबल ड्रग्स, मतलब टोबैको, तंबाकू खुद यहाँ पे एक ड्रग है जो कि लीगली अवेलेबल है। अब इसी के थ्रू पहले तंबाकू का लोग यहाँ पे कंजम्पशन करते हैं, तंबाकू के थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, सिगरेट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके थ्रू आगे बढ़ने लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लीगली मिल रहा है, दुकानों पर मिल रहा है, ये बिक रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम लोग ड्रग से कंजम्पशन की प्रॉब्लम को रोक नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में एक दूसरा कारण, दूसरा चैलेंज देखने को मिलेगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बहुत कम है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि लोग जो है एडिक्शन में हो जाते हैं तो उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर डाल दिया जाता है ताकि उनका एडिक्शन छुड़वाया जाए। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है ये भी काफ़ी कम देखने को मिलेगी, ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा सा कम लेवल पर है, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर उसके बाद में स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स देखने को मिलेगा। ड्रग्स की स्मगलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, पंजाब, असम, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारा ड्रग्स आ रहा है हमारी नेबरिंग कंट्री से, पड़ोसी देश से। पड़ोसी देश कौन से, वही कौन से वाले, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट वाले देश। तो वहाँ से बहुत सारे ड्रग्स आ रहे हैं कंट्री के अंदर में। तो इस वजह से भी हम लोग कह सकते हैं जब यहाँ पे अवेलेबल होगी चीज़ तो उसको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया ड्रग्स के कंजम्पशन को कंट्रोल करने के लिए? तो बिल्कुल उठाया है। इसको टैकल करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव उठाए गए हैं, इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मेंस में जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर सरकारी इनिशिएटिव्स क्या हैं ये आप बताओ। तो पहला इनिशिएटिव यहाँ पर क्या उठाया गया था, नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को बनाया गया था नवंबर 2016 के अंदर में। देन उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या उठाया गया, दूसरा हमारे पास एक एक्ट लाया गया है, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसके अंदर लगातार हम लोग चेंजेस करते हुए चले गए, इसके अंदर अमेंडमेंट करते हुए चले गए। ये जो एक्ट है बेसिकली ये पूरी तरह से रोकता है कि आप ड्रग्स का कंजम्पशन नहीं कर सकते, उसको खरीद बेच, ट्रांसपोर्ट, स्टोर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक्ट भी वर्क करता है। देन उसके बाद में नशा मुक्त भारत को यहाँ पे लॉन्च किया गया, सरकार का ये भी एक इनिशिएटिव था, जहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन चलाया है हम लोगों ने। देन उसके बाद में बहुत सारी ट्रीटीज़ आपको देखने को मिल जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। ये तो हमने बात कर ली कि हम अपने देश के लेवल पर क्या क्या कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है उसको देख सकते हो। तो अलग अलग ट्रीटीज़ हैं यहाँ पे जिनको काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग, then UN Convention on Psychotropic Substances, UN Convention against illicit traffic in narcotic drug and psychotropic substances, UN Convention against Transitional Organized Crime। तो आप कहोगे क्यों बताया, ये तो फालतू की चीज़ है। देखो ध्यान रखना, ये जो चारों ट्रीटी हैं इन चारों की चारों ट्रीटी को भारत ने साइन कर रखा है, इसी वजह से इम्पॉर्टेंट है। ड्रग्स को टैकल करने के लिए, ड्रग्स को कॉम्बैट करने के लिए ये चार ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और इन चारों ट्रीटीज़ को भारत ने साइन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये डेटा अपने पास में रख लेना है। अब देखो बहुत सारे लोगों को डेटा नहीं मिलेगा PDF के अंदर में, तो करना क्या है, आप लोग जैसे इस PDF को डाउनलोड करोगे आपको ये वाला जो सिंबल है ये मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब होगा क्या, इस सिंबल के साथ में आपको एक ऐप और डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। ठीक है, अब जैसे ही आप लोग इस ऐप में ये पीडीएफ को ओपन करोगे तो आपको ये सिंबल दिखेगा। जैसे आप इस पर टैप करोगे ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे ओपन हो जाएगी। इसको आप लोग एडिट वगैरह भी कर सकते हो। यार बहुत सारे लोग बोलते हैं एडिट नहीं होता है, या आप देखो एडिट आराम से कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आप दबाओगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। इससे आप लोग सारी चीज़ एडिट कर पाओगे, कॉपी पेस्ट भी कर पाओगे। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या चर्चा की जा रही है, गोदावरी फ्लड के बारे में। तो गोदावरी फ्लड आपको देखने को मिलेगा। इस फ्लड की वजह से लगभग 1.5 लाख लोग अफेक्ट हो चुके हैं, मतलब उनको किसी को इवैक्यूएट किया या अपनी जगह से हटाया गया है। तो ये फ्लड कहाँ पे आई है, आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो 1000 से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है। उनको अपनी जगह से हटाकर एक ऊंची जगह पर ले जाया गया ताकि वो लोग यहाँ पे प्रभावित ना हो इस बाढ़ से। तो इस बाढ़ की वजह से इतना कुछ डैमेज हो चुका है। कितने लोगों की डेथ हुई है वो यहाँ पे बताया गया, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया वो यहाँ पे बताया गया, कौन कौन से गांव से इवैक्यूएट किया गया है वो सारी बातें बताई गई हैं। वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, लेकिन गोदावरी फ्लड चर्चा में है, गोदावरी नदी चर्चा में है। तो गोदावरी नदी को लेकर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दूंगा जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है ना, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता भी है, वो क्वेश्चन भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में जान लेते हैं। आप लोग जीएस पेपर 1 वाटर रिसोर्स ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। गोदावरी की जब बात करते हैं तो गोदावरी अपने आप में एक सबसे बड़ा पेनिनसुलर रिवर देखने को मिलती है। इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, एक नाम यहाँ पे इसको दक्षिण गंगा का भी दिया गया है। साथ ही साथ में जो गोदावरी रिवर है कहाँ से निकलती है, तो ये जगह का नाम आपको देखने को मिलेगा त्र्यंबकेश्वर। ये आपको नासिक के पास देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में। यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है और इस पूरे नदी की जो लेंथ है लगभग 1465 किलोमीटर्स के आसपास है। तो महाराष्ट्र से निकलती हुई अगर हम लोग एक मैप को ड्रॉ करें तो सिंपल से यहाँ पे आप नीचे से मैप ड्रॉ कर सकते हो। ये नदी महाराष्ट्र से निकलती हुई इधर बे ऑफ बंगाल के अंदर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। सिंपल सी बात हो गई। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगा। फिर उसके बाद में इसके बेसिन के बारे में चर्चा करें तो ये नदी का बेसिन आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी जगह पर ये नदी बहती हुई नजर आएगी। प्लस इस नदी के कुछ यहाँ पे मतलब कुछ छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो यहाँ पे मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पुडुचेरी के हिस्से में भी देखने को मिलेंगे। यानी कि छोटे छोटे जो बेसिन्स हैं वो आपको इन वाले रीजन में भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी यानी कि सहायक नदियाँ क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीएससी ने साल 2016 में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर उसकी ट्रिब्यूटरीज को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, तो यहाँ पे प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, देन उसके बाद पेंगंगा, वर्धा, वाइंगंगा, प्रणहिता, ये सारी आपको ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी। तो क्या सारी याद रखनी है? नहीं, सारी याद नहीं रखनी है। अभी मैं आपको बताऊँगा कौन सी याद रखनी है। अब यह कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो कुंभ मेला वगैरह भी यहाँ पे होता है गोदावरी नदी के बैंक्स पर। इस वजह से नासिक के अंदर कुंभ मेला लगाया जाता है। इस वजह से इसका एक कल्चरल सिग्निफिकेंस यानी सांस्कृतिक तौर पर भी गोदावरी नदी अपने आप में काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। बाकी एक तो आपको कुंभ मेला देखने को मिल जाएगा गोदावरी नदी पर लगता है नासिक के अंदर में, गोदावरी नदी के बैंक्स पर। उसके अलावा कुछ और भी लोकेशन है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी की बैंक पर, उसका हरिद्वार में गंगा नदी की बैंक्स पर, है ना, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर प्रयागराज में आपको देखने को मिल जाता है। ये भी आपको अलग अलग जगह पर कुंभ मेला लगता हुआ नज़र आता है। बाकी जब हम लोग बात करते हैं गोदावरी नदी को लेकर अलग अलग डिस्प्यूट्स भी क्रिएट हुए हैं। गोदावरी नदी के पानी को लेकर विवाद रहता है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटका के बीच में। फिर इस नदी के ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग 2 प्रोजेक्ट के नाम ध्यान रख सकते हो, पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट और साथ ही साथ में कलेश्वरम प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बन सकता है क्वेश्चन क्योंकि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट साल 2022 में जनवरी के मंथ में चर्चा में था, मुझे याद है। तो आप लोग यहाँ पे इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट सी बात। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यूपीएससी ने साल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं ये बतानी है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं दिबांग, दूसरा ऑप्शन दिया गया कामेंग और तीसरा लोहित। अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसमें करेक्ट 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और तीनों भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली या फिर ऑप्शन डी तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको डी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, डी मतलब क्या है कि आप कह सकते हो तीनों यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं।
तो सहायक नदियों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। अब गोदावरी नदी की मैंने काफ़ी सारी सहायक नदियों के नाम बताए हैं, आपको ध्यान कौन सा रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये आप लोग मैप में देख सकते हो, उस प्रकार से गोदावरी नदी बहती है और यहाँ से नासिक से बहती हुई, त्र्यंबकेश्वर से बहती हुई इस प्रकार से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके और क्या क्या अलग नाम हैं, तो वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा और साथ ही साथ में वृद्ध गंगा के साथ साथ हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। फिर उसके बाद में और क्या डेटा देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है, कहाँ से स्टार्ट होती है ये आपने समझ लिया है। ये नदी वेस्ट में फ़्लो होती है, ईस्ट में फ़्लो होती है, तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। इस प्रकार से ये फ़्लो हो रही है तो फिर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि महाराष्ट्र से बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, तो ये वाला पोर्शन हमारा ईस्टर्न वाला साइड होता है। बाकी में आपको जो मैंने बोला था ट्रिब्यूटरी जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ध्यान रखनी है, मंजीरा इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी जो है मंजीरा, उसको क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि गोदावरी नदी की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है, जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है मंजीरा। तो आपको ऑप्शन के अंदर अगर गोदावरी नदी को लेकर ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है तो मंजीरा आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। बाकी ये तो हो गई लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। फिर एक आती है लार्जेस्ट, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो वो यहाँ पे है प्रणहिता, ठीक है ना। इन दो ट्रिब्यूटरी के नाम ध्यान रखोगे, बाकी सबके नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन में आपको ये दोनों कहीं ना कहीं अवेलेबल मिलेंगे और आप इसके थ्रू जो है क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद में गोदावरी जो नदी है, इसके रिवर बैंक पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो वो है राजामुंद्री। तो एक सबसे बड़ा शहर ये देखने को मिल जाता है, तो ये वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है, केंद्र सरकार के पास में कोई भी नया डेटा नहीं है चाइल्ड लेबर को लेकर, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बोला जा रहा है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारी जो केंद्र सरकार है उनके पास में कोई भी डेटा नहीं है चाइल्ड लेबर को लेकर। उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो बॉडी कलेक्ट करती है डेटा, जिसका नाम है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर फंड की काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलेगी। बोला ये भी गया, हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम लोगों ने क्या किया, इस नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट को मर्ज कर दिया, इसको मिला दिया हम लोगों ने समग्र शिक्षा अभियान के साथ में साल 2016 में। और मिलाने के बाद से ही आप लोग देख पाओगे रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है। मिलाने के बाद में ही हम लोग ने देखा चाइल्ड लेबर को लेकर हमारे पास में अभी तक कोई भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। अभी जितना रिकॉर्ड अवेलेबल है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से अवेलेबल है। 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से हमें पता है कि भैया चाइल्ड लेबर क्या है। चाइल्ड लेबर अगर हम लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 मिलियन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस चाइल्ड लेबर कैटेगरी के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हमारे पास में प्रॉपर डेटा नहीं है, तो प्रॉपर डेटा लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी चाइल्ड लेबर अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड लेबर को लेकर क्या हमारे पास में डेटा है, क्या स्टेटस है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो चाइल्ड लेबर का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बच्चे को काम पे रख रखा है, मजदूरी पे रख रखा है, वो यहाँ पे चाइल्ड लेबर वाली कैटेगरी के अंदर आता है। अब यहाँ पे बच्चे को काम पे रखा गया, उसको मजदूरी करवाई जा रही है, उससे क्या हो रहा है, उसकी स्कूलिंग वगैरह ख़त्म हो रही है, उसको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, फिजिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके ऊपर बॉडी के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, मेंटली उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो चाइल्ड लेबर है अपने आप में बच्चे के लिए डेंजरस और हार्मफुल माना जाता है। तो ये चाइल्ड लेबर आपने समझ लिया। बाकी अगर हम लोग डेटा देखें तो सेंसस ऑफ इंडिया साल 2011 का जो जनगणना हुई थी भारत के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 10.1 मिलियन के आसपास आपको वर्किंग चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे, यानी जो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में है, जिनकी उम्र 5 से 14 साल के आसपास देखने को मिलती है। इसमें से ज़्यादातर यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर वाली कैटेगरी के अंदर बच्चे हैं वो खासकर रूरल एरियाज़ के अंदर, यानी जो हमारे गाँव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बच्चा अपनी कम उम्र में यानी चाइल्ड लेबर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, कम उम्र में मजदूरी करता है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा यह है कि बहुत सारी डिजीज़ यहाँ पे बच्चों के अंदर देखने को मिली हैं। बहुत सारी स्किन डिजीज़ हुई हैं, लंग्स के संबंधित डिजीज़ हुई हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हो क्या रहा है, बच्चा पोल्यूशन में काम कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है, तो वहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से लंग्स के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, आई साइट वीक होती है, टीबी जैसी सिचुएशन बन जाती है, तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद में बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार होता भी नहीं है, ये दूसरा साइड इफ़ेक्ट है। तीसरा यहाँ पर
एजुकेशन से वो दूर हो जाते हैं, स्कूलिंग वगैरह ख़त्म हो जाती है, फिर उसी सेक्टर में काम करने लगते हैं। देन उसके बाद में उनके लिए कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम पर खुलती नहीं है, क्योंकि वो अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर हैं, तो आगे भी अनस्किल्ड वर्कर्स ही रह जाते हैं। तो ये सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर। आगे आते हैं, अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर को लेकर हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने पास में नोट डाउन करके रख सकते हो। आप अपने एसए में, जीएस पेपर 4 एथिक्स में प्लस जीएस पेपर 2 के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट जीएस पेपर 3 में, चारों पेपर के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हर एक प्रकार का जो फोर्स लेबर है उसको रोका गया है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। उसके बाद में संविधान का आर्टिकल 24 बोलता है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको भी आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, कि वो जाके मतलब उसको आप किसी हैज़ार्डस वर्क में जाके उसको उसमें शामिल नहीं कर सकते हो, या किसी ऐसे काम में जो कि चाइल्ड लेबर कैटेगरी में है, उसके राइट्स को अफेक्ट करेगा, उसकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, उसके लिए ख़तरनाक है, हार्मफुल वर्क है, हैज़ार्डस वर्क है, तो आप उस बच्चे को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा आर्टिकल 24 मेंशन करता है। देन उसके बाद में आर्टिकल 39 क्या बोलता है, आर्टिकल 39 यहाँ पर मेंशन करता है जो हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मैन एंड वीमेन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिनकी उम्र यहाँ पे आप कह सकते हो कुछ बच्चे भी हैं और मैन एंड वीमेन भी एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भी वर्क कर रहा है, देखो उनके साथ में कोई भी दुष्व्यवहार ना हो, उनको अब्यूज़ ना किया जाए, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर भी एक प्रोटेक्शन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिल जाती है। अब बिल्कुल इसी सिमिलर मैनर में क्या होता है, हमारे पास में एक एक्ट भी है जो कि चाइल्ड लेबर को रोकने का वर्क करता है। उस एक्ट का नाम है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन 1986 प्रोहिबिशन, सॉरी 1986, ठीक है। ये एक्ट आपको 1986 का देखने को मिलेगा जो कि रोक लगाता है, जो कि प्रोहिबिट करता है 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम नहीं करवा सकते, उससे यहाँ पे वर्क नहीं करवा सकते। तो ये तो हो गई बात चाइल्ड लेबर को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं वो आपने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर को लेकर क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है, ऑब्वियस ही बात है, इकोनॉमी के लिए एक थ्रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे फंस चुका है। अब बच्चा यहाँ पे काम करता रहेगा, उससे प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ उसकी डैमेज हो रही है, तो डायरेक्टली इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर उसके पास में कोई स्किल्स होंगी नहीं। फिर दूसरा एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, चाइल्ड लेबर जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लगातार देखने को मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या है कि देखो ज़्यादातर आप देख पाओगे जो चाइल्ड लेबर है वो यहाँ पे बैन कर रखी है, बट इंडिया के अंदर जो चाइल्ड लेबर्स है वो आपको अलग अलग प्रकार में देखने को मिलती है। ईंटों के भट्टों के अंदर काम करवाया जा रहा है बच्चों से, ठीक है, कारपेट की बुनवाई करवाई जा रही है, या फिर कपड़े बनवाए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, फिशरीज़ के अंदर, कहाँ कहाँ पर बैन करें। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल जाता है, चाइल्ड लेबर इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है डिस्गाइज चाइल्ड लेबर का, यानी कि आप देखोगे कि अभी भी मतलब कितना ही आप लोग बैन कर लो, बहुत लंबे समय से हम लोग इसके ऊपर रोक लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह सकते हो ये जो चाइल्ड लेबर है फिर भी देखने को मिल रहा है। कहीं पर बच्चों से घरों में काम करवाया जा रहा है, वो बेसिकली डिस्गाइज्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो डिस्गाइज्ड फॉर्म में यानी कि एक तरीके से करवाया जा रहा है काम, भले ही चाइल्ड लेबर को बैन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाओगे उससे काम करवाया जा रहा है, खासकर घर के मतलब से। तो इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं। होता क्या है कि अगर आप लोग काम करवा रहे हो, उसके एजुकेशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसके स्किल्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो सही है। बट यहाँ पे क्या है, वो काम भी कर रहा है, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उसकी स्किल्स को अपग्रेडेशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा डेंजरस होता है, ठीक है ना। आई होप आपने यहाँ पर चाइल्ड लेबर को लेकर एक स्टेटस, एक पूरा अच्छे से डेटा को समझ लिया है। इसका यूज़ आप लोग कहीं भी कर सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ ये आता है एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। यार आज छोटे छोटे न्यूज़ जो है ना वो बहुत सारी निकल कर आ चुके हैं, कोई बात नहीं, सारी डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। देखो, इंडिया और ब्राज़ील की जो नेवी है ये दोनों जल्दी ही कोलैबोरेट कर सकती हैं, आपस में मिलकर काम कर सकती हैं। दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर आ सकती हैं, क्या करने के लिए, साथ मिलकर काम करेंगी स्कॉर्पिन सबमरीन को मेंटेन करने के लिए। तो इंडिया ब्राज़ील दोनों साथ मिलकर स्कॉर्पिन सबमरीन्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब ऐसा क्या, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील दोनों आज के टाइम पर फ्रांस वाली स्कॉर्पिन सबमरीन का यूज़ करते हैं। भारत के पास में भी ये स्कॉर्पिन सबमरीन है और ब्राज़ील के पास में भी है।
तो दोनों साथ में मिलकर इन सबमरीन्स को मेंटेन करेंगे, इन पनडुब्बियों को मेंटेन करने का काम करेंगे और जल्द ही इस चीज़ को लेकर एक कोलैबोरेशन हो सकता है। रिसेंटली इस पर्टिकुलर चीज़ का डिस्कशन किया गया ब्राज़ील और इंडिया के बीच में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, देखो एक कॉमन सा इंटरेस्ट है, दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है कि हम लोग बिल्कुल साथ मिलकर क्या कर सकें, इन सबमरीन्स का अच्छी तरीके से मेंटेनेंस कर सकें। क्योंकि अभी रिसेंटली एक विज़िट हुआ था, इस 2 दिन के विज़िट पर ब्राज़ील और इंडिया के बीच में काफ़ी सारे डिस्कशन हुए, ठीक है। उस डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहा, ये बताया गया भारत के पास में ऑलरेडी आप कह सकते हो 4 स्कॉर्पियन सबमरीन्स देखने को मिल जाएंगी। वैसे हमने 6 स्कॉर्पियन सबमरीन का ऑर्डर दिया था फ्रांस को, 4 हमारे पास आ चुकी हैं, 5वीं का ट्रायल चल रहा है, जैसा कि यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया है। 5वीं जो है अपने एडवांस स्टेज के ट्रायल पर है, वो भी जल्दी इंडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है ना। बाकी आप देख पाओगे ब्राज़ील के पास में भी यहाँ पे स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स देखने को मिलेंगी। ब्राज़ील भी बहुत सारी सबमरीन्स को ऑपरेट कर रहा है। दिक्कत यह है इसको मेंटेन कैसे करें, इसकी मेंटेनेंस के ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है। एक चीज़ खरीद ली, अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी वो लंबे समय तक वर्क कर पाएगी। तो उसके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की जो आप कह सकते हो डिफेंस सेक्टर कोऑपरेशन है वो काम करेगा। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगी। क्लियर हो गया। तो ये तो बात हो गई न्यूज़ की। अब मैं आपको कुछ बैकग्राउंड रिलेशन बता देता हूँ, इंडिया ब्राज़ील के रिलेशंस किस प्रकार से रहे हैं। इंडिया ब्राज़ील के दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए थे 1948 में। देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में। आप कह सकते हो कि इस प्रकार से याद रख सकते हो कि अगले ही साल से इंडिया ब्राज़ील के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पे एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। अब पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ की काफ़ी सारी चीज़ों पे रही है। दोनों कंट्रीज़ के काफ़ी सारे कॉमन से विजन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करना, लोगों की वेलफेयर के ऊपर काम करना। दोनों के विजन जो है बिल्कुल सेम से रहे हैं, ऐसा हमने देखा। बाकी पॉलिटिकल कोऑपरेशन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश किया गया है 2006 के अंदर। यानी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप तो वैसे 1948 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन और ज़्यादा गहराई से जो बातचीत करनी स्टार्ट की गई है वो 2006 से हुई है। ब्राज़ील और इंडिया दोनों आपस में बहुत गहरे रिलेशन के अंदर आ गए। दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करने लगी ब्रिक्स समिट के अंदर। ब्रिक्स में आपको ब्राज़ील इंडिया दोनों देखने को मिलेगा। फिर IBSA ग्रुप हुआ, G4 G20 सभी के अंदर यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर अच्छे से अपने रिलेशंस को मेंटेन किया है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम चर्चा करते हैं, देखो आपको इसके बारे में काफ़ी बार मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं और 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया भी है। इंडिया भी यहाँ पे परमानेंट मेंबर के लिए लड़ाई कर रहा है कि हमें भी एक परमानेंट मेंबर बनना है। और इसी बीच में यहाँ पे इंडिया का जो विज़न है बिल्कुल सिमिलर विज़न आपको ब्राज़ील का भी देखने को मिलेगा। ब्राज़ील भी चाहता है कि हम भी UNSC के अंदर एक परमानेंट मेंबर बन जाएं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। बाकी ये तो बात हो गई पॉलिटिकल कोऑपरेशन की। अब बात करते हैं दोनों देशों के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बीच में। तो ब्राज़ील यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, व्यापार के मामले में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है इस पूरे के पूरे अमेरिका वाले क्षेत्र में, क्योंकि लैटिन अमेरिका, कैरिबियन रीजन ये सारा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उस पूरे क्षेत्र में ब्राज़ील एक इम्पॉर्टेंट देश रहा भारत के साथ में। हालांकि अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है वो 2018 का डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे बोला गया जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है ब्राज़ील के साथ में वो काफ़ी ज़्यादा रहा। इंडिया ने यहाँ पर ब्राज़ील में इन्वेस्टमेंट किया था लगभग $6 बिलियन का, और ब्राज़ील के साथ से भी इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा $1 बिलियन का। तो इन्वेस्टमेंट दोनों देश एक दूसरे के अंदर कर रहे हैं। ट्रेड चल रहा है। 2018 में दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार जो है वो $8 बिलियन के आसपास का रहा था। अब क्या क्या एक्सपोर्ट और क्या क्या इंपोर्ट किया गया ये बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है, ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। हालांकि आपकी जो स्टैटिक बुक्स होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की उसके अंदर ये डेटा अवेलेबल है, तो वहीं से मैंने इसको लगा दिया था। फिलहाल इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ब्राज़ील इंडिया दोनों ने मिलकर एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया था 2003 के अंदर, ध्यान रखना है। और इसी के बेसिस पर दोनों कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करते हैं डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को लेकर, साथ में मिलकर यह रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर वर्क करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसी फ्रेमवर्क के अंदर में दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे अग्रीमेंट कर रखा है एक जॉइंट डिफेंस कमेटी को लेकर। तो जॉइंट डिफेंस कमेटी को भी सेटअप किया गया है जो कि रेगुलर बेसिस पर मीटिंग करती रहती है, यानी इंडिया ब्राज़ील के बीच में मीटिंग चलती रहती है इनके डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में, ठीक है।
फिर उसके बाद में ये तो हो गए हमारे डिफेंस रिलेशन। अब बात करते हैं कल्चरल कोऑपरेशन की। तो सांस्कृतिक बेसिस पर भी आपको एक कोऑपरेशन देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील का एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिलता है भारत के कल्चर में, ठीक है ना, इंडिया की कल्चर के साथ साथ इंडिया के रिलीजन के अंदर भी। अगर आप लोग देखोगे ब्राज़ील के अंदर, तो ब्राज़ील के अंदर योगा और आयुर्वेदा जो इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया जाता है। और ब्राज़ीलियन एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन को बनाया गया है, जो कि ब्राज़ील के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे ब्राज़ील के जो लोग हैं, खासकर आप कह सकते हो कि ब्राज़ील का जो मेजर आपको पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है, पॉलिटिकल सिनेरियो, महात्मा गांधी जी के जो नॉन वायलेंस वाला जो आप कह सकते हो आइडियोलॉजी है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादातर ये भी लोग बिलीव करते हैं। इनका कहना यह है स्टूडेंट्स के अंदर, यूथ के अंदर और पुलिस के अंदर जो नॉन वायलेंस वाली फ़िलॉसफी है, इसको इंक्लूड किया जाएगा, और ब्राज़ील इसके ऊपर काम भी करता है। तो मतलब इंडिया की बहुत सारी जो चीज़ें वो ब्राज़ील यहाँ पे फॉलो करता हुआ नज़र आता है। तो इस प्रकार के कोऑपरेशन भी देखने को मिलते हैं। तो आप कहोगे काफ़ी अच्छी बात है, रिलेशंस मतलब अच्छे हैं इंडिया और ब्राज़ील के बीच में। हाँ, अच्छे हैं, लेकिन इसी टाइम पे आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कतें भी हैं इंडिया ब्राज़ील के रिलेशन में, क्योंकि जब तक चैलेंजेस नहीं पढ़ोगे तब तक रिलेशन कंप्लीट नहीं होंगे। चैलेंजेस पढ़ लिए तो इंडिया ब्राज़ील के रिलेशन आप लोग अच्छे से सीख जाओगे। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज आपको देखने को मिलेगा, जो रिलेशनशिप है इंडिया ब्राज़ील के बीच में, वो आपको स्टेबल सा देखने को मिलेगा। बहुत छोटे छोटे चैलेंज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि ब्राज़ील ने यहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर दी। अब आप कहोगे ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आज के टाइम पर तो डेफिनेटली और ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। अगर आप लोग देखोगे WTO क्या है, यह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के अंदर व्यापार को संभालने का वर्क करता है। अब यहाँ पे व्यापार को रेगुलेट करने का काम करता है। तो ब्राज़ील ने भारत के अगेंस्ट में यहाँ पे कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट क्या डाल दी कि भारत अपने फार्मर्स को, जो गन्ना को उगाते हैं, जो शुगर केन फार्मर्स हैं, उनको भारत बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, यानी फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। और फार्मर्स को सब्सिडीज़ मिलती हैं तो फार्मर्स यहाँ पे बहुत सारा गन्ने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सस्ते दाम पे गन्ना आ रहा है, और इंटरनेशनल लेवल मार्केट में बहुत ही सस्ते दाम में गन्ना बिक रहा है, चीनी बिक रही है। तो ब्राज़ील इससे नाराज़ हुआ। अच्छा, ब्राज़ील क्यों नाराज़ हुआ? क्योंकि ब्राज़ील खुद एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है शुगर का, क्योंकि गन्ने से चीनी बन रही है, और ब्राज़ील यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है चीनी का। अब भारत यहाँ पे बहुत सारी सब्सिडीज़ देता है फार्मर्स को, तो गन्ने का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे चीनी बनाते हैं। चीनी हम लोग मार्केट में ब्राज़ील से सस्ती बेचते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ब्राज़ील नाराज़ हुआ, और इसका कहना ये हुआ कि भाई WTO इसके अगेंस्ट में स्टेप उठाओ। ऐसा यहाँ पे हमने रिसेंट टाइम पे भी देखा था। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा। देन उसके बाद में आप देख पाओगे ब्राज़ील का जो एक तरीके से झुकाव है चाइना की साइड में भी थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। तो अगेन यहाँ पे इंडिया के लिए एक थोड़ा सा चैलेंज बन जाता है। साथ में एक आइडियोलॉजी में दोनों बिल्कुल अलग अलग सोचते हैं। इंडिया सोचता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, हम लोग को कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। जबकि ब्राज़ील क्या सोचता है, ब्राज़ील की थिंकिंग कुछ अलग लेवल पर चली जाती है। ब्राज़ील यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाले जैसे कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं है, इसको रिजेक्ट कर देता है, और दबा के पेड़ की कटाई करी, दबा के यहाँ पे पोल्यूशन किया। अमेज़न जंगल, जो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल आपको देखने को मिलेगा, उसको भी यहाँ पे आग लगा दिया उन्होंने। तो यहाँ पे भी एक चैलेंज देखने को मिल जाता है इंडिया ब्राज़ील के रिलेशंस के बीच में। तो आई होप आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। मज़ा आ गया कि इतने छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर के अंदर, लेकिन पढ़ते कैसे हैं, कैसे करंट और स्टैटिक को रिलेट करते हैं, आप लोग सीख रहे होंगे। दैन पेज नंबर 13 पर आएंगे, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, लेकिन आप देख पाओगे इस पर एक भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है डिस्कस करने के लिए। श्रीलंका के अंदर क्या चल रहा है, यूके के अंदर क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो अगेन आप लोग इसको अच्छे से स्किप कर सकते हो। हाँ, अच्छे से स्किप करना है। उसके बाद में इन्फ्लेशन को लेकर अभी हमने स्टार्टिंग में आर्टिकल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी पेज नंबर 1 पर, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकलौता आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इकोनॉमी के अंदर हर रोज़ कुछ पढ़ने के लिए नहीं आता है। हफ्ते में एक दिन कुछ आ गया, 2 दिन कुछ आ गया, वो बहुत बड़ी बात है। हर रोज़ पढ़ने के लिए इकोनॉमी के अंदर चीज़ें नहीं होती हैं, या आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहीं आप लोग फालतू में इकोनॉमी के पीछे भागते रहते हो कि ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कवर करवा दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो यार, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती हैं। या आप लोगों ने भी देखा होगा, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, चाहे आप द हिंदू उठा लो, चाहे आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स उठा लो, उसमें भी कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेंगी।
चलो अभी फ़िलहाल आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में मेंशन किया गया इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो लगभग 19.6% से जंप किया है। तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री की ग्रोथ हम लोगों ने थोड़ी सी देखी है, और सर पिछले 12 महीने में यहाँ पे हमें अब जाके एक ग्रोथ देखने को मिली है। ये डेटा कौन से महीने का है? तो ये डेटा है मई के महीने का। तो मई के महीने में हमने देखा इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। पिछले 12 महीने से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, बट अब जाके थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। ठीक है, वो बताया गया। देन उसके बाद में बताया गया कि आप लोग देखोगे अप्रैल के कंपैरिजन में भी अगर आप देखोगे तो मई के महीने में थोड़ा सा ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला। हालांकि चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी हो जाती हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अभी तक हम लोग अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ पाए हैं। अगर ये रशिया यूक्रेन का वॉर ना चलता तो काफ़ी हद तक हम लोग ट्रैक पर वापस से लौट रहे होते, जैसे कोविड से पहले थे। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बताया गया जो कोर इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस समय पर। कोर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, चलो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ। देखो, आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं। वो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं ध्यान रखना। एक होता है कोल सेक्टर, फिर उसके बाद में आपको दूसरा देखने को मिल जाता है क्रूड ऑयल, तीसरा नेचुरल गैस, फिर उसके बाद रिफाइनरी, देन उसके बाद स्टील, देन सीमेंट, देन फर्टिलाइज़र, देन इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको 8 कोर सेक्टर्स के बारे में ध्यान रखना है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 8 कोर सेक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाता है, और पूछा गया है सॉरी। तो इस वजह से 8 के 8 जो नाम है वो ध्यान में रखने हैं। एक ट्रिक बना लेना, उसके थ्रू ध्यान में रख लेना। आगे आते हैं और चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो आज छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, इस वजह से छोटे आर्टिकल्स में टाइम लग गया। अब बात करेंगे एडिटोरियल्स की, लेकिन एडिटोरियल से पहले आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, वो है मेंस का क्वेश्चन, जैसा हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले लेते हैं। तो 13 जुलाई का मेंस का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सा है। आपने रिसेंटली इसके बारे में पढ़ा है, डिटेल से मैंने करंट अफेयर के वीडियो में, द हिंदू के वीडियो में, हर एक जगह पे कवर करवाया है। क्वेश्चन यह है कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या होती है। आप लोग यहाँ पे इसको लेकर आपको अच्छे से पता है, मैंने थोड़े दिनों पहले कवर किया। तो व्हाट इज़ सरोगेट एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन चिल्ड्रंस। सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या होता है और एडवर्टाइजमेंट का इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है, ये आप लोगों को 150 शब्दों में एक अच्छा सा आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना और सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग टाइप करोगे, आपको मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप मिलेगा, उस पर टैप करना, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उस क्वेश्चन के नीचे कमेंट लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप उस पर कमेंट पे टैप करोगे, वो आपको एक दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, और वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को सेंड कर सकते हो। ठीक है ना, तो इतना काम ज़रूर कर लेना। और एक दूसरे के आंसर्स को यार रिव्यू करना मत भूलना, क्योंकि एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करोगे तो आप लोग चीज़ों को जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो एडिटोरियल डिस्कशन में एडिटोरियल नंबर 1 आता है ये वाला। काफ़ी सारे एडिटोरियल है हमारे पास में डिस्कस करने के लिए। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल है, देन उसके बाद में हमारे पास 3 एडिटोरियल यहाँ पे भी हैं जिसको हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। सबसे पहला एडिटोरियल बात करता है राइटफुल चैलेंज, जो ट्विटर का एक केस हुआ है। क्या केस हुआ है? ट्विटर पहुँच गया है सर कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर में। अभी समझेंगे क्या मामला है। तो ट्विटर का ये केस हुआ है, इसके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, हम लोग को आईटी रूल्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए। क्योंकि जैसा ट्विटर अगर बता रहा है कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर वैसी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेशन हो रहा है, हमारे एक फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया। अब एक एक करके नोट्स की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखो, आपको ही पता है एडिटोरियल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो हमें पता है नो डाउट। बट एडिटोरियल सिर्फ पढ़ लेना ऊपर ऊपर से वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। एडिटोरियल के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सिर्फ पढ़ के निकल जाना, आपको कोई मदद वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, या सुन लेना तब भी कोई मदद नहीं मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से एडिटोरियल सुनो, उसके बाद में उसमें से पॉइंट्स निकालो। ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ PDF के अंदर में। चलो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। देखो, न्यूज़ क्या निकल कर आती है। न्यूज़ ये निकल कर आती है कि हुआ ये कि अभी जो ट्विटर है वो ट्विटर कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंच गया। कर्नाटका हाई कोर्ट में जाकर सरकार के अगेंस्ट में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके यहाँ पे इसने एक मुद्दा उठाया। अब सरकार के अगेंस्ट में क्या बोला कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर? ट्विटर ने ये बोला
कि सरकार बार बार ट्विटर पर जो अकाउंट्स हैं उनको हटवा रही है, ट्विटर पर जो कंटेंट है उनको हटवा रही है, बार बार ये काम किए जा रहे हैं। तो ट्विटर इससे काफ़ी नाराज़ हुआ। हालांकि आपको पता होगा हमारे पास में एक आईटी एक्ट है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अभी आईटी एक्ट पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं कि न्यूज़ क्या है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग मेटी के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स को इशू किए थे सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो आईटी एक्ट है 2000 वाला। इसका सेक्शन 69A जो है बेसिकली इसके अंडर में कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिए किसको, ट्विटर को, और बोला कि भैया ये जो पोस्ट है इसको हटा दो, ट्विटर पर से ये जो पोस्ट करी गई हैं इसको हटा दो। तो इस प्रकार के काम किए जा रहे हैं। सरकार ने काफ़ी सारे जो पोस्ट हैं, काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं वो ट्विटर से हटवाए हैं। इससे यहाँ पे ट्विटर काफ़ी परेशान हो चुका है और परेशान होकर कर्नाटका हाई कोर्ट पहुँच चुका है। ट्विटर ने ये बोला कि अगर हम लोग देखें पिछले साल से, साल 2021 से अभी तक आप कंपैरिजन करोगे, पिछले फरवरी से अब की फरवरी तक आप देखोगे, पिछले एक साल में ट्विटर ने लगभग आप कह सकते हो कि 80 अकाउंट्स और बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं उनको ब्लॉक किया है सरकार की रिक्वेस्ट पर। 80 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, इससे भी ज़्यादा, और बहुत सारे जो ट्वीट्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। ये सब किसके कहने पे किया? सरकार के कहने पे, ऐसा ट्विटर ने मेंशन किया। अब क्या ऐसा सरकार कह सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कह सकती है। तो आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास में आईटी एक्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या बोलता है, मैं आपको थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69 क्या बोलता है? देखो, ये बोलता है कि जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के पास में पावर्स हैं। ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अगर कोई हमारे पास में कंप्यूटर सोर्स वाला या कोई प्लेटफॉर्म है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से कंटेंट को हटवा सकते हैं। अच्छा, कंटेंट को हटवाया जाएगा, ठीक है। कौन सा कंटेंट हटवाया जाएगा? मान लो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जो कि भारत की सॉवरेनिटी या फिर भारत की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में है, भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, या फिर कुछ ऐसा पोस्ट है जिसकी वजह से भारत के जो रिलेशन है अपने किसी दोस्ताना देश के साथ में वो ख़राब हो सकते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, या फिर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, या फिर आप कह सकते हो बस ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ है जो इंडिया के अगेंस्ट में जा रही हैं, अगर उस पोस्ट में ऐसा कुछ है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में जा रहा है, तो उस पोस्ट को हटा दिया जाएगा। ऐसा खुद आईटी एक्ट के अंदर बोला गया था। और आपको पता होगा आईटी एक्ट 2021 का जो पिछले साल भी लाया गया है, उसके अंदर भी ये सारी बातें मेंशन्ड है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पे सरकार ऐसा कर सकती है, यानी कि किसी भी वेबसाइट वगैरह को ब्लॉक किया जा सकता, मतलब कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है, बिल्कुल ब्लॉक किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है अगर वो हमारे कंट्री के लिए खतरा बनता है। वो खतरा क्या है, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अंदर इंटरमीडियरीज़ को कवर किया जाता है। अब इंटरमीडियरीज़ कौन होती हैं? तो इंटरमीडियरीज़ बेसिकली वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर टेलीकॉम सर्विसेज हो गए, नेटवर्क सर्विसेज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वेब होस्टिंग हो गए, सर्च इंजन वेबसाइट्स हो गए, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट, ऑक्शन साइट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, साइबर कैफ़ेज़, ये सारी चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों को इसके अंदर कवर किया गया है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी इस प्रकार से पोस्टिंग होती है, कोई इस प्रकार से कंटेंट पोस्ट होता है, तो बेसिकली सभी चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, उन सब को यहाँ पे रोका जा सकता है, ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा हमारे खुद लॉज के अंदर मेंशन है। लेकिन सर ट्विटर क्या बोलता है? ट्विटर ये बोलता है कि जो हमने अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। तो आपको इसमें क्या है? तो ट्विटर ने इसके साथ ये भी बोला, इसका मतलब तो यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेशन हो रहा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी या फिर आप कह सकते हो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहे थे तो भी सरकार ने ट्विटर से वो अकाउंट्स, वो पार्टीज़ के जो भी मेंबर्स के अकाउंट है उनको हटवा दिया। तो ट्विटर ने बोला कि सर फ्रीडम ऑफ स्पीच का वॉयलेशन हो रहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर जाकर ये बात रख दी।
ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी वजह से क्या बोला गया, तो ट्विटर केस के थ्रू हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, आईटी रूल्स के अंदर चेंजेस करने चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है। सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी हैं कि पिछले कुछ टाइम पे कितने कितने अकाउंट्स, कितने कितने ट्वीट्स यहाँ पे ब्लॉक किए गए, वो सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया गया। चलो आगे चलते हैं अगले एडिटोरियल पर। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों ऑथर्स ने लिखा है। अब यहाँ पे ये मेंशन करते हैं किस चीज़ के बारे में, सरकार के एक रिसेंटली दिए हुए स्टेटमेंट के ऊपर। सरकार ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था कि सरकार 10 लाख जॉब्स को जनरेट करने वाली है आने वाले 18 महीनों में। आने वाले 1.5 साल में ये 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। लेकिन अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बताया। क्या प्रॉब्लम है एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो यार, एडिटोरियल मुझे पूरा दिखाई पड़ रहा है और ये जो एडिटोरियल है आपको भी दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो। अब होता क्या यार, पेन चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस पूरे आर्टिकल पर, कहीं पर फिर चीज़ें दिखती हैं, कहीं पर नहीं दिखती हैं मुझे अगर पेन चलता है तो। इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली चीज़ों को समझाता हूँ लाइन टू लाइन, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप लोग आराम से समझ सकते हो। पीडीएफ वगैरह आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। पीडीएफ में आपको चीज़ें वैसे भी बहुत सिंपली वे में मिल जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। तो एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया अपने एक प्लान का। वो प्लान यह है कि आने वाले 18 महीनों में 10 लाख जॉब्स को जनरेट किया जाएगा। 10 लाख जॉब्स जनरेट की जाएंगी कहाँ पर, सेंट्रल लेवल पर। जो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में जॉब्स आती हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स को जनरेट की जाएंगी, ये यहाँ पे बोल दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो इस अनाउंसमेंट के बाद से ही जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि अनाउंसमेंट काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली हैं। पहले आप उनको तो फिल कर लो, वो वैकेंसीज़ फिल हो जाएंगी तब तो जाके यहाँ पर इन वाली वैकेंसीज़ को फिल कर पाओगे ना। तो पहले काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम से टैकल करो, उसके बाद में यहाँ पर ये अनाउंसमेंट करना चाहिए था। बट अभी यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि आप देखोगे लगभग 8.72 लाख जो पोजीशंस हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, वो वैकेंट पड़ी हुई हैं, वो खाली पड़ी हुई हैं। वो पोजीशन अभी तक भरी नहीं गई हैं, है ना। तो वो पोजीशन अभी तक भरी नहीं गई है। इसके बारे में खुद जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं, यानी पब्लिक ग्रीवांस पेंशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने राज्यसभा में 3 फरवरी 2022 में ये स्टेटमेंट दिया था कि भैया इतनी सारी पोजीशन खाली हैं, कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अलग अलग डिपार्टमेंट का मतलब है डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस में, हेल्थ सेक्टर, सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, इन सभी जगह पर। तो आप कह रहे हो कि ऑथर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई जो ये पोजीशंस खाली हैं पहले से उनको तो भरो, क्योंकि जो पोजीशन खाली हैं आप उनको भर नहीं रहे हो, अलग से आपने वैकेंसीज़ निकाल दी हैं, तो क्या फ़ायदा इसकी वैकेंसीज़ का। पहले वाली भरो, ये वाली वैकेंसीज़ जब आप लोग निकालोगे तो इसको भी भरने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बट ये तो मैंने आपको जो बताया, जो पोजीशंस खाली हैं वो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया, यानी कि केंद्र सरकार के लेवल पर कितनी कितनी पोजीशंस खाली हैं। जब आप लोग देखोगे स्टेट गवर्नमेंट पर, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत सारी पोजीशंस खाली हैं, ऐसा बताया गया। और होता क्या है, भले ही पोजीशन खाली हो और सरकार के अंदर स्टाफ का शॉर्टेज हो रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मतलब वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, वैकेंसीज़ खाली पड़ी हुई हैं, उसके लिए कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ आप देखोगे जो सरकार है वो सफ़र कर रही है शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से, यानी स्टाफ का शॉर्टेज भी एक तरफ देखने को मिल रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ रहता है तो उससे काम बहुत धीरे चलता है, तो सरकारी लेवल पर काम बहुत धीरे हो रहा है। करप्शन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, काम इनएफिशिएंट वे में हो रहा है, कुछ ही लोग संभाल रहे हैं चीज़ें। तो भैया वैकेंसी जो खाली पड़ी हैं उनको भरो, और जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा सा टैकल करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताई गई। फिर उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं क्वालिटी एज इशू। देखो यहाँ पे आपने पहले भी जो जॉब्स जनरेट करी हैं उसके अंदर कुछ क्वालिटी नहीं है। मतलब क्या है कहने का, मैं आपको समझाता हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा है और इस प्लान से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा वो प्रोबेबली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के थ्रू देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम लोग देखें तो साल 2017 और साल 2020 में जो जॉब्स प्रोवाइड करवाई गई हैं वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाली जॉब प्रोवाइड करवाई हैं, यानी कुछ ऐसी जॉब दी गई हैं जिसको लेकर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर काम करवाया जा रहा है, कोई भी सिक्योरिटी उनको नहीं मिली है।
तो बेसिकली क्वालिटी बहुत ख़राब है। जब आप जॉब दे रहे हो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, इनको कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं मिल पा रही है। हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर ये सारे वर्कर्स, लेकिन बहुत कम सैलरी इनको मिल रही है, बहुत कम, ना के बराबर सैलरी मिल रही है। थोड़ा बहुत इंसेंटिव होता है वो कमा लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड होता है ना वो बहुत बेकार है। तो सरकार को इंश्योर करना होगा कि जितना भी रोज़गार आप जनरेट करो अपने प्लान के अंदर में, वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का जनरेट करो, क्योंकि क्वालिटी नहीं होगी तो मज़ा आएगा नहीं और यहाँ पे लोग काम करने वाले नहीं हैं। ये इश्यूज़, और अगर मजबूरी होगी तो डेफिनेटली आप देख पाओगे वर्क तो करना ही है। तो क्वालिटी एक इशू है, उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर फिर एक और हेडिंग उठाई गई ऑथर के थ्रू, वो है मोर जॉब्स आर नीडेड। आप क्या सोच रहे हो कि 10 लाख जॉब्स आपने क्रिएट कर दी हैं, इसके बाद से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारी जॉब्स चाहिए। जब आप लोग हमारे कंट्री में टोटल लेबर फोर्स देखोगे ना, कितने मज़दूर हैं, तो अप्रैल 2022 के डेटा के हिसाब से बात करें तो 437.2 मिलियन के आसपास लेबर्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये आपको कम देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी भी बेरोज़गार हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखोगे तो वो अपने उच्च स्तर पर है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे बोला गया कि लगभग आप कह सकते हो कि इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। हर साल यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्कर्स आ रहे हैं, वर्कर्स जनरेट हो रहे हैं, वर्कर्स बन रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या होगा? आप केवल 10 लाख जॉब जनरेट करोगे, हर साल 50 से 70 लाख जो वर्कर्स हैं वो ऐड होते चले जा रहे हैं, जो कि बेरोज़गारी की कैटेगरी के अंदर हैं। ऐसा वर्ल्ड बैंक ने खुद भी बताया है। तो आप 10 लाख जॉब जनरेट करके यहाँ पे कोई बड़े लेवल पर काम नहीं कर पाओगे। 10 लाख जो जॉब्स हैं ये अपने आप में बहुत लिटिल अमाउंट है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने मेंशन किया। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम को, बेरोज़गारी वाली प्रॉब्लम को ये टैकल नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें भी ऑथर ने बताई। देन उसके बाद ऑथर और क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, यह है कि आप लोग देखो चीज़ों को इंश्योर करो कि आप क्वालिटी में चीज़ों को प्रोवाइड करवाओ। अभी करेंट टाइम पे हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है बुरी तरह से, ये तो हमें पता है। कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को एक विकट तरीके से झटका लगा है ना। ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। इस सिचुएशन में यहाँ पे जो भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी गवर्नमेंट को अभी इंश्योर करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को पॉसिबल करवाओ, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर ही बुरी तरह से अफेक्ट हो चुका है। लेकिन सरकार यहाँ पे जो अभी 10 लाख जॉब्स लेकर आई है, अपने आप में कम डेटा है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा बताया गया। फिर अगले हेडिंग को उठाया गया, फोकस ऑन बेसिस नीड्स। अब ये बेसिस नीड्स के ऊपर क्या फोकस किया गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया, अगर जो सरकार है वो रियली एक मिशन मोड पर है, रियली वो 10 लाख जॉब्स जनरेट कर रही है और भी बहुत सारी जॉब जनरेट कर रही है, आने वाले टाइम पर हमारे बहुत सारे जो यूथ हैं उनको रोज़गार मिलेगा, अगर इस वाले मिशन पर है तो आपको चीज़ों को इंश्योर करना होगा कि टाइमली चीज़ें हो पाएँ। ठीक है, सरकार को एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा जनरेट करना होगा, जो बेसिक नीड्स होती हैं उसको पूरा करना होगा, क्योंकि कंट्री के अंदर अभी पता है हमारा जो देश है वो किन किन सेक्टर के अंदर सबसे पीछे है। हेल्थ के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर, खासकर वेमेन और बच्चे तो बहुत ज़्यादा पीछे हैं एजुकेशन के मामले में, लिटरेसी रेट के मामले में, स्किल्स के मामले में, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बच्चों को स्टार्टिंग में सही से काफ़ी सारी जगह पर पानी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। तो ये बेसिक नीड्स हैं, आप बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया कि जो सरकार है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ पे पूरी की जाएँ, और बेसिक नीड को पूरा किया जाए बिना प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिपेंड हुए। क्योंकि होता क्या है, जब यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए आता है तो चीज़ें प्राइवेटाइज कर दी जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेच दी जाती हैं। तो बिना प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिपेंड किए हुए आपको यहाँ पे ये डेवलपमेंट करना होगा, और इस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना होगा, ये यहाँ पे बताया गया। दूसरा एक मेजर टास्क दिया गया है। दूसरा मेजर टास्क है कि आप जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको वापस से एक बार रिव्यू करो, वापस से देखो। आप ये देखो कि जो हमारे MSMEs हैं, दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनका एक बहुत बड़ा रोल है हमारे इकोनॉमी के अंदर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं।
लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके ऊपर फोकस करो। इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनकी पोटेंशियल को, इनकी ताकत को और कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको काम करना होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ये चीज़ें बताई गई। देन यहाँ पे एट द लास्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, देखो सारी हेडिंग मैं आपके साथ में डिस्कस करता हुआ आया हूँ। अब जो लास्ट हेडिंग है वो है अर्बन एम्प्लॉयमेंट की। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर इन्होंने, ऑथर ने क्या मेंशन किया, इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे क्या है, देखो जो अर्बन इकोनॉमी है यानी जो शहर की अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हुई है, वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है। किसकी वजह से? यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से। अच्छे से यहाँ पे आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबे समय से शहर के अंदर जो रोज़गार वगैरह है वो नहीं मिल पा रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो सरकार को यहाँ पे थोड़ा सा इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी काम करना होगा, ठीक है ना। बच्चों को केयर नहीं मिल पा रही है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो जो अर्बन प्रोग्राम है, यानी कि आप कह सकते हो शहर के एरिया में जब आप लोग रोज़गार को जनरेट करोगे, तो रोज़गार को जनरेट करने के साथ साथ में कुछ बेसिक्स ही अर्बन सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करवाना। जैसे यहाँ पर बोला गया जो यूथ हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में डे केयर सेंटर्स यहाँ पे होने चाहिए, यानी बच्चों की देखभाल करने के लिए सेंटर्स होने चाहिए ताकि वीमेन जो अच्छे से काम कर सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी बड़ी कमियां क्रिएट करते हैं, उनको यहाँ पे पूरा करना होगा ताकि जो शहर वाले लोगों की लाइफ है उसकी थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाए। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से समझा है, ठीक है ना। फिर एट द लास्ट ऑथर वही चीज़ मेंशन करती हैं, मैं वापस से वही बोलना चाहेंगी ये दोनों, वो ये है कि जो वैकेंसीज़ जो खाली हैं पहले उन वैकेंसीज़ के ऊपर ध्यान रखा जाए, उसको फिल किया जाए, देन उसके बाद में आगे की कुछ ना कुछ सोचना, मतलब आगे का कुछ सोचा जाए। पहले आप लोग जो वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करो। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को भी अच्छे से समझ लिया है। आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये बात करता है द स्केल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसेस इज़ इनएडिक्वेट। यानी कि जब आप लोग देखोगे सरकार के लेवल को देखते हो तो यहाँ पे आपको एक गवर्नमेंट देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं यूएलबी, यानी अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आप देख पाओगे पंचायती राज हो गया और म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए। पंचायती राज जो कि गांव वाले क्षेत्र के लिए बनाया गया है और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि शहर वाले क्षेत्र के लिए बनाया गया है। म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर आप देख पाओगे मतलब उन्हें हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास में पैसों की काफ़ी बड़ी कमी है, उनका रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो आप कह सकते हो इसको लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ये अर्बन लोकल बॉडीज़ फेस कर रही हैं, यानी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह है वो फेस कर रही हैं। वो चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने बताई हैं, ठीक है ना। तो आपको देखने को ये मिलेगा, ये बोला गया कि कुछ चैलेंजेस फेस करी जा रही हैं करंट टाइम पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू, यानी जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। इनके पास में पैसे की कमी है, उसके बाद में टैक्स को लेकर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, इनका जो पूरा मतलब स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर होता चले जा रहा है। तो उसको सही करने की ज़रूरत है। सही कैसे कर सकते हैं वो ऑथर ने बताया। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोला गया, देखो जो ये म्यूनिसिपल फाइनेंसेस है यानी कि जो म्यूनिसिपल सेक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो भी यहाँ पर पैसे की बात की जा रही है उसको लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। जो म्यूनिसिपल फाइनेंसेस का जो हेल्थ आपको देखने को मिलता है ये सफ़र कर रहा है। अगर आप लोग देखोगे तो हमारे संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था 1992 में, और इसी के बेसिस पर क्या हुआ, अर्बन लोकल बॉडीज़ को बनाया गया। अब अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या करती हैं, जो हमारे शहर हो गए, टाउन हो गए, उनके गवर्नेंस को संभालती हैं। वहाँ पे छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी का सप्लाई, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने का काम करती हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत लंबे अरसे से कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इनके पास में फंडिंग की, पैसे की काफ़ी बड़ी कमी आ रही है। ये जो टैक्स वगैरह चार्ज करते हैं उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू कम होता चले जा रहा है। और हमने देखा जीएसटी के बाद में और कोरोना के बाद में इनका रेवेन्यू जो लॉस है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, इनकी कमाई ख़त्म होती जा रही है अर्बन लोकल बॉडीज़ की। अब ये पैसा इनके पास आएगा नहीं तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, लोकल लेवल पर, ठीक है ना। वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा के अंदर यहाँ पे बताया गया कि रिसेंटली एक डेटा आया है किसका, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट का। इन्होंने यहाँ पर एनालाइज़ किया कि आप देखोगे लगभग 80 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं 24 राज्यों से, जो कि लगातार और बुरी तरह से सफ़र कर रही हैं।
अपने इस पैसे को लेकर उनका, क्योंकि फाइनेंस वाला जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग इन अर्बन लोकल बॉडीज़ के रेवेन्यू के बारे में बात करें, पैसे की यानी कि कमाई के बारे में बात करें, तो उसको लेकर यहाँ पे एक थोड़ा सा जोर दिया गया है। शेयर ऑफ ओन रेवेन्यू के नाम से एक आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, हेडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला यह गया कि देखो, सबसे पहली चीज़ जो अर्बन लोकल बॉडी का खुद का सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो देखने को मिलता है, यानी कि जहाँ से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, वो बहुत कम हो चुका है। अभी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, ये सब पैसा कहाँ से कमाती हैं? तो इनका जो रेवेन्यू है वो टैक्स से होता है। टैक्स वसूला या कुछ फ़ीस वगैरह चार्ज करे या फ़ाइन मारा या फिर कुछ अलग से चार्जेस करे गए, यहाँ से पैसा लिया गया, यहाँ से पैसा आता है। या फिर उसके अलावा एक होता है इंटर गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को पैसा ट्रांसफ़र करती है। तो इन सब के थ्रू यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ का इनकम जनरेशन होता है, इनके पास में पैसा आता है। तो इनका जो खुद का रेवेन्यू का शेयर है ना, जो टैक्सेस वगैरह से आता है, एडवर्टीजमेंट से, प्रॉपर्टी से, या फिर कुछ ऐसे रेवेन्यू जो कि नॉन टैक्स आते हैं, यानी फीस वगैरह से भी कुछ पैसा वगैरह आता है। तो ये जो रेवेन्यू इनका वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहीं से यहाँ पर इनका सारा पैसा आ रहा है और यहीं से काम चल रहा है। लेकिन जब आप लोग देखोगे, एक स्टडी कंडक्ट की गई है और स्टडी के अंदर बताया गया कि इनका खुद का जो रेवेन्यू है वो लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे पिछले कुछ टाइम पे थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन उससे पहले लगातार कम हो रहा था। अगर हम लोग देखें 2012-13 से लेकर 2016-17 के बीच में, तो 7% से इंक्रीमेंट देखने को मिला। इन अर्बन लोकल बॉडीज़ का जो रेवेन्यू है खुद का वो 7% से बढ़ा। 7% से बढ़ा, ठीक बात है, अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ गया। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है? क्योंकि रेवेन्यू जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो जा रहा है, तो कमाने से ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है। इस वजह से अभी भी यहाँ पर इनका एक रेवेन्यू लॉस ही देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम ही है। फिर उसके बाद में बताया गया, अब रेवेन्यू होता नहीं, इनके पास में पैसा बचता नहीं है, तो क्या करते हैं? ये बेसिकली डिपेंड हो जाते हैं किसके ऊपर? केंद्र सरकार के ऊपर, यानी हमारी जो इंट्रा गवर्नमेंटल ट्रांसफ़र होती हैं उसके ऊपर, यानी जो हमारी केंद्र सरकार पैसा देती है राज्य सरकार को, उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ज़्यादातर अर्बन लोकल बॉडीज़ आप देखोगे वो हाईली डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल ग्रांट के ऊपर। 2012-13 से लेकर 2016-17 का डेटा देखें तो बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ का जितना भी रेवेन्यू है उनका 40% जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। केंद्र सरकार यहाँ पे उनको वो पैसा प्रोवाइड करवा रही है। तो आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं किसके ऊपर? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इनके पास में रेवेन्यू लॉस हो रहा है, इनके पास में पैसा बच नहीं पा रहा है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे बताया गया कि भैया इन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है ना, इन चीज़ों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग देखोगे कि ये जो अर्बन लोकल बॉडीज़ का टैक्स रेवेन्यू है, ये सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है इनका, यानी सबसे ज़्यादा ये लोग टैक्स से ही कमाते हैं। जब आप लोग देखोगे जैसे बड़े बड़े शहर हो गए जहाँ पे 50 लाख से भी ज़्यादा की आबादी है, वो क्लास 1A वाली सिटीज़ होती हैं, क्लास 1 कैटेगरी वाली, जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा की आबादी है, तो वहाँ पे वो लोग तो टैक्स रेवेन्यू कमा लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना टैक्स देंगे तो उनका खूब पैसा जनरेट होगा, उन बॉडीज़ के पास में बहुत पैसा आएगा। लेकिन जो उससे नीचे वाली यहाँ पे शहर होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, फिर उससे नीचे वाले शहर होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन और भी कम होती है, जहाँ पे 10 लाख 5 लाख होती है, 1 लाख होती है, तो वो लोग सफ़र करते हैं। जिनके पास जनसंख्या ज़्यादा है जिस एरिया में, जिस शहर के अंदर, वो लोग वहाँ से टैक्स ले लेते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ अच्छे से काम करती है। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या कम है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो आप लोग यहाँ पर ये कह सकते हो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो ये एक समझ में आ गया। फिर उसके बाद में और क्या बताया गया? अब यहाँ पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर चर्चा की गई है। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा कमा रहे हैं, कुछ अर्बन लोकल बॉडीज़ देखने को मिल रही हैं जहाँ पे इनका रेवेन्यू बड़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो पैसा खर्चा जाता है ना, वो खर्चा और ज़्यादा हो गया। 2012-13 से लेकर 2016-17 के बीच में देखोगे ना, तो इनका जो खर्चा है वो 30 से 35% हो गया है, यानी खर्चा बढ़ चुका है इन बॉडीज़ का। अब ऑब्वियस सी बात है, खर्चा बढ़ चुका है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, रेवेन्यू थम सा गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बुरे हालात हुए, GST की वजह से बुरे हालात हुए,
तो उसके बाद यहाँ पे ये सारी बॉडीज़ जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल फाइनेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो ये जो स्केल है म्यूनिसिपल फाइनेंसेस का इंडिया के अंदर में, वो अभी भी इनएडिक्वेट है, वो प्रॉपरली यहाँ पे फोकस में नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे करने की क्या ज़रूरत है, ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि देखो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट कौन दे सकता है, केंद्र सरकार दे सकती है। अभी वो केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप कह सकते हो क्या है, रेवेन्यू कम हो रहा है तो केंद्र सरकार के पास साथ से पैसा आ रहा है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार एक सपोर्ट उनको दे सकती है, कब तक, जब तक अर्बन लोकल बॉडीज़ खुद के अपने रेवेन्यूज़ को इम्प्रूव ना कर लें, ठीक है ना। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ का जब खुद की इनकी कमाई इम्प्रूव होने लगेगी तो फिर ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे केंद्र सरकार फंडिंग को रोक सकती है, लेकिन तब तक यहाँ पे केंद्र सरकार इनको सपोर्ट करते रहे। आई होप आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है ये सारी बातें, एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी एडिटोरियल से समझा दी है, सारा डेटा आप लोग को कवर करवा दिया है, आप लोग को PDF में प्रोवाइड करवाऊंगा, आप लोग उसके बाद एक बार गो थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद जब आप आज का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने लायक, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर एक डेटा दिया गया है। डेटा क्या दिया गया कि भैया हमारे देश में बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। केसेस पेंडेंसी को जब आप लोग देखते हो तो यहाँ पे बताया ये जाता है, ये मैप ये बताता है कि लगभग यहाँ पे 4.18 करोड़ टोटल पेंडिंग केस है हमारे डिस्ट्रिक्ट और तालुक कोर्ट्स के अंदर। 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा है। तो ये सिचुएशन हो रही है, इसके पीछे कई सारे कारण है, क्योंकि देखो जजेस का रेशियो बहुत कम है, हमारे पास में जजेस बहुत ही कम है, जबकि दूसरे कंट्रीज़ में देखोगे जजेस बहुत सारे हैं, हमारे पास में जजेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे पहले भी एक अनाउंसमेंट हो चुका है कि हम लोग को 70,000 जजेस चाहिए होंगे अगर ये केसेस को निपटारा करना है, इन केसेस को निपटाना है तो, ठीक है ना। तो ये बातें बताई गई। बाकी सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से देखने को मिल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस जो लोअर कोर्ट्स के अंदर फाइल करे गए हैं वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, और सबसे ज़्यादा देरी भी यहीं पे हो रही है महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नंबर ऑफ़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा के साथ साथ में डिले भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको सही से सॉल्व नहीं किया जा रहा है, तो ये यहाँ पे एक दिक्कत है। अच्छा, कोई मेजर नहीं बताएगा कि हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। आप लोग मुझे यहाँ पर कोई 4 यहाँ पे मेजर्स बताओ, 4 तरीके बताओ जिससे हम लोग इस पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम कर सकते हैं, ये जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं इसको हम लोग थोड़ा सा रोक सकते हैं। तो 4 रीजंस क्या क्या नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। बाकी आज का आपका पूरा एडिटोरियल और पूरा कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस हो चुका है, छोटे बड़े आर्टिकल्स सभी को हमने कवर कर लिया डिटेल से विद द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। अब साथ में हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखते हैं। साल 2019 का क्वेश्चन था, 90वें शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया हमारे संविधान में कौन से प्राइम मिनिस्टरशिप के अंडर में। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अब देखो यार, आपको पता होगा मैं पिछले कुछ टाइम से जो वोकैबलरीज़ हैं वो नहीं ले रहा हूँ। पहले वोकैबलरीज ले रहा था, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे लोग मना कर रहे सर आप वोकैबलरी मत लो, बीच में 4-5 मिनट आप उसमें लगा देते हो, थोड़ा टाइम चला जाता है। तो आप लोग बता सकते हो उसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, ठीक है ना। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे सर वोकैबलरी को जो पोर्शन है उसको हटा दो। बाकी आप लोग मुझे बता देना कि कंटिन्यू करें या ना करें ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।